अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, फाइनली पाकिस्तानी अवाम की दुआओं के साथ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है और सीरीज़ भी अपने नाम कर ली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान टीम ने अवाम की दुआओं के साथ, शायकीन क्रिकेट की दुआओं के साथ ये मार्का अपने नाम कर लिया है। और ये तीसरा वनडे मैच था। 4 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 1-2 से बराबर कर दी है हमने। और लाहौर में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिया जाने वाला 158 रन का हदफ 41.5 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया है। हदफ भी है, T20 वाला हदफ है और बहुत कम रखा। शायद पाकिस्तान इसको अबूर करने में कामयाब भी रहा है, लेकिन यकीनी तौर पर फिर बॉलर्स ने भी कमाल दिखाया अपना। लेकिन आप देखें कि इससे पहले जो हदफ दिया जा रहा था 200 समथिंग का था, लेकिन अभी तो हमारी टीम जो ऑस्ट्रेलियन टीम है उसने 200 भी नहीं किया और हमारी टीम के लिए चेस करना बड़ा आसान भी था। और गो कि ये कहा जा रहा था कि उनके प्लेयर्स उस तरह के नहीं हैं, इतने अच्छे शानदार टीम नहीं थी। हाँ, लेकिन इसके बावजूद वो ऑस्ट्रेलिया थी, तो ऑस्ट्रेलिया और अपना किसी भी सूरत में, चाहे उनकी बी टीम हो या सी टीम हो, वो बताते हैं कि वो किस तरह से मंझे हुए और प्रोफेशनली खेल खेलते हैं। लेकिन बहरहाल होम ग्राउंड का एज हमें हासिल था और होम क्राउड का एज भी हासिल था और वेदर कंडीशंस भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया का वेदर होता है बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। तो ये शायद गर्मी का असर भी हो कि हमने उसका फ़ायदा उठा लिया हो। तो 41.5 ओवर्स में हमने 6 विकेटों के नुकसान पर यह हदफ हासिल कर लिया। जी हाँ, अब आ जाते हैं हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब और हम बात करेंगे आज अपने। सबसे पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीसरी वनडे सीरीज जीती है। मुश्किल ही सही, लेकिन ये हमने कर दिखाया। इस पर तफसील से माहिरीन की राय भी लेंगे, क्योंकि हम भी बड़े शशोफन में मुब्तला थे कि क्या ये सीरीज हम अपने नाम कर पाएंगे या नहीं। लेकिन हमारे शाहीनों ने, क्या उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी या फिर हदफ बहुत कम था, इस पर भी हम तफसील से माहिरीन की राय लेंगे। बिल्कुल। और फिर बात होगी सोलर सार्फिन की, जिनकी हौसला शिकने का सिलसिला हुकूमती सतह पर मुसलसल जारी सारी है। कम बिजली इस्तेमाल करने वालों पर ज्यादा फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़ सामने आई है। तो इस बजट में सभी तबके तैयार रहें। बिला तफरीक सभी को हुकूमत की तरफ से नरगे में लाने की पूरी तैयारी की जा रही है और उसमें सोलर सार्फिन भी शामिल हैं। जी हाँ, और उसके बाद हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, कोई बाप कमसिन बच्चे की कफालत की जिम्मेदारी से बरी ज़मान नहीं हो सकता। अदालत ने ये कहा है और लाहौर हाई कोर्ट का बच्चों के हकूक़ से मुतालिक अहम फैसला सामने आया है। इस पर भी माहिरीन की राय लेंगे। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद होंगे और जानेंगे कि किस तरह से अब कमसिन बच्चे की कफालत की जिम्मेदारी बाप के सर पर डाली जाएगी। इस पर भी होगी तफसील से बात। और फिर बात होगी मुल्क में जारी, बल्कि दुनिया में जारी माली बहरान की। तो इस सूरत हाल में बहरानी कैफियत के अंदर मियाँ बीवी झगड़ों से बचकर मसाइल का हल कैसे निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि अपनी एनर्जीज़ को झगड़े में, लड़ाई में ज़ाया कर दिया जाए। मिल बैठ के प्लानिंग कीजिए और इस मुश्किल हालात का सामना करने के लिए एक साथ उसका मुकाबला कीजिए। और उसके बाद बात करेंगे, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल, लेकिन ये शोबा अदम तवज्जुही के शिकार भी है। क्यों, क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमत की तवज्जो इस तरफ अभी तक नहीं दिलाई जा पाई। इस पर भी तफसील से हम माहिरीन की राय लेंगे। और सबसे पहले आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब। तो जनाब, हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और फैसला कुन वनडे मैच में 4 विकेटों से जो शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम की है, वो किस तरह से मुमकिन हो पाया। और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिया गया जो हदफ था 158 रन का, कुछ भी नहीं था। और इसको मुश्किल स्पिन विकेट पर कौमी बैटर्स ने जिस तरह से इसको हासिल किया 6 विकेटों के नुकसान पर, वो भी हम देखेंगे कि क्या जो पिच थी वो साजगार थी सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए, बल्लेबाजों के लिए, या फिर अगर हम पिछला मैच देखें जुनेद, तो वो भी लाहौर ज़ाफर स्टेडियम में ही हुआ और उसमें भरपूर फ़ायदा उठाया ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने। लेकिन आखिर क्या हुआ? और क्या ही अच्छा होता कि हम दूसरा मैच जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही था वो जीत कर सीरीज़ अपने नाम कर लेते और फिर मेहमान नवाजी का तकाजा करते हुए
तीसरे मैच को उनके हवाले कर देते तो और भी बेहतर था, लेकिन बहरहाल ये भी अच्छा हो गया। सीरीज़ हमने फाइनली अपने नाम कर ली है और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए सीरीज़ के आखिरी वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग का फैसला किया और ये फैसला उनके लिए गलत साबित हुआ है क्योंकि सिर्फ 158 तक उनको पाकिस्तानी बॉलर्स ने महदूद कर दिया। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को काबू किया गया और मेहमान टीम की बैटिंग लाइन 157 रन पर समेट दी गई है। तो शायद सबसे बड़ी रीज़न यही रही है कि उन्होंने टॉस जीतकर भी पहले बैटिंग का फैसला किया। बिल्कुल जी, और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कप्तान जोश इंग्लिस ने सबसे ज़्यादा 65 रन स्कोर किए हैं। दीगर खिलाड़ियों ने भी, मार्टिन लेब्रोशियन ने भी, एलेक्स कैरी ने भी 19 और एडम ज़ैम्पा ने भी 19 रन बनाए हैं। इसके अलावा कोई खिलाड़ी जो है वो दोहरे हिंसे में भी दाखिल नहीं हो सके। तो परफॉर्मेंस तो बहरहाल उनकी भी ख़राब रही है, लेकिन हमारे प्लेयर्स जो हैं वो हमेशा की तरह बस तू चल और मैं आया ही करते रहे हैं। कोई अच्छी बहुत ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही। चाहे हमारे बल्लेबाज हम देखें, बॉलर्स हमारों ने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है इस मैच के अंदर, लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी क्योंकि जब हम किसी भी तगड़ी टीम के अगेंस्ट आते हैं मैदान में तो हम देखते हैं कि हमारे तीनों शोबों में हम किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और हम लड़खड़ा रहे होते हैं, हमारे बल्लेबाज भी, बॉलर्स भी, और फिर हम देखते हैं कि वही होता है, हमारे हाथ से मैचेस निकल जाते हैं। बिल्कुल। और अगर बात की जाए हमारे बॉलर्स की तो पाकिस्तानी टीम के कप्तान भी हैं शाहीन शाह अफरीदी। काफ़ी अरसे से उनके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है उनके इनफॉर्म ना होने की वजह से, लेकिन बहरहाल इन मैचेस में उन्होंने आउट भी किए हैं और कोशिश की है अपने आप को जस्टिफाई करने की एज ए कैप्टन भी। शाहीन अफरीदी ने 3 आउट किए, शादाब खान और इब्रार अहमद ने 2-2, जबकि हारिस रऊफ ने 1 विकेट हासिल की है। लेकिन इसके बावजूद हमें शिद्दत के साथ पेसर्स की कमी या जो हमारा एक उरूज रहा है क्रिकेट के मैदान में, जब हमारे पेसर्स आते थे, जब हमारे फास्ट बॉलर आते थे, चाहे वो शुएब अख्तर हों, चाहे वो वसीम अकरम हों, चाहे वो इमरान खान हों, चाहे वो वकार यूनिस हों या हमारे दीगर जो रिसेंट पास के अंदर भी मोहम्मद आमिर हों या फिर दीगर जो बॉलर्स थे वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस देते थे। उनकी जो स्विंग्स थी, स्विंग का सुल्तान इसलिए वसीम अकरम को कहा जाता है, तो वो उसकी कमी हमें शिद्दत से महसूस हो रही है। ट्रेनिंग में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। जो लेजेंड्स हैं उन्हें, जो यंगस्टर्स हैं उन्हें सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो दूसरी टीम्स को सिखा रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर दीगर टीम्स हों, और इंग्लैंड के अंदर भी वो कप्तानी करते हैं और उनके बॉलर्स को वो तरबियत देने के बाद निखार देते हैं। तो फिर अपने बच्चों को, अपने खिलाड़ियों को वो क्यों नहीं सिखा पा रहे? अच्छा, यही लेगेसी हम आगे ट्रांसफ़र नहीं शायद कर पा रहे, जिस बारे में जुनेद भी तज़किरा कर रहे हैं कि हमारे पास स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स और हमारे बॉलिंग स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग थी हम बॉलिंग में कि कोई हमें मात नहीं दे सकता था, और फिर जब हमारे बॉलर्स क्रीज़ पर मौजूद होते थे तो बल्लेबाजों की टांगें लड़खड़ाने लगती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो क्योंकि हम वो लेगेसी आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने बॉलर्स को उस तरह से ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें बता नहीं पा रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए? सिलेक्शन कमेटी जिस तरह से हम देखते हैं कि उन खिलाड़ियों को समटाइम सिलेक्ट करके टीम का हिस्सा या उस स्क्वाड का हिस्सा बना देती है जिनको शामिल करने की ज़रूरत भी नहीं है या जिनकी वहाँ पर जगह भी नहीं बनती है, तो क्या इसी तरह से चलता रहेगा? और अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो फिर हमें इसी तरह से मैचेस देखने को मिलेंगे। हमारे साथ अहमद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोर्ट्स ताज़ियाकार हैं आप। वेलकम टू शो कहेंगे अहमद भाई आपको। और अहमद भाई, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि शायद जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए तो हमारी टीम को मौका मिल गया, क्या यही दुरुस्त रहेगा कहना, या हमारी टीम की परफॉर्मेंस इतनी शानदार? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आई थिंक कि जो एक बड़ा मेजर फैक्टर है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की, अगर आप इस साइड को देखें तो ये मैं नहीं समझता कि ऑस्ट्रेलिया की टॉप साइड है। अगर वर्ल्ड कप होता तो शायद इनमें आधे से ज़्यादा प्लेयर्स डिफरेंट होते। तो BC कैटेगरी की टीम्स के खिलाफ तो हम पिछले 2.5-3 साल से ही परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा तो मसला या रोना ही यही है कि जब हम ICC इवेंट्स में जाते हैं तो फिर हम स्ट्रगल करते हैं। तो इस ऑस्ट्रेलियन साइड को अगर आप देखें, ट्रेविस हेड और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो बड़ा हमारे लिए तो मेरे ख्याल में एक आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए थी कि हम वाइट वॉश करते इस सीरीज में। बहरहाल आई थिंक विन इज विन अप टू सम एक्सटेंट। कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये जीत इस सीरीज में कॉन्फिडेंस तो देगी, लेकिन बात वही है कि कब तक ऐसा होगा कि टीम्स अपनी BC स्क्वाड भेजती रहेंगी, हम उनके खिलाफ परफॉर्म करते रहेंगे। और जब आप BC कैटेगरीज के प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलते हैं और उनके अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं
तो अब टू सम एक्सटेंट आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है वो डिक्लाइन की तरफ जाता रहता है। आपको वो build up अच्छा होता अहमद है भाई, जिस जब तरह आप भी कह रहे हैं आप कि दूसरे ममालिक अपनी B-C टीम भेजते रहेंगे और हम उनके अगेंस्ट भी मनाते रहेंगे। दूसरे मैच के अंदर भी यही टीम थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी। तीसरा मैच फाइनली पाकिस्तान ने अपने नाम किया है, और ये बात तो बहरहाल ज़ेर गौर है कि कब तक ये चलता रहेगा। तनकीद हो रही है, मुसलसल हो रही है, सिलेक्शन कमेटी पर हो रही है, कोचेस के ऊपर हो रही है, डिसीजन मेकर्स के ऊपर हो रही है, और वो टीम जो कि सिलेक्ट की जाती है, जिस तरह से हम बात करते हैं कि इस वक्त नुमाया जो हमारे बल्लेबाज हैं उसमें साहबज़ादा फरहान हैं, लेकिन कल के मैच के अंदर वो काफ़ी बुझे बुझे नज़र आए हैं और 6 रन पर ही वो पवेलियन लौट गए। तो ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या चल रहा है, आपस में खिलाड़ियों के दरमियान कोई तनाव है, क्या मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्रेशर है, या कोई और मामला है, इस पे काम करने की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, और जो बेहतरीन स्क्वाड है वो तश्कील देने की ज़रूरत है। क्योंकि टैलेंट, हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट है, उसको हंट करने की, सही जगह पे यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है, वरना फिर ये जो मसाइल हैं ये जो कि दूर रहेंगे, बल्कि इसमें मज़ीद वक्त के साथ साथ इजाफा हम तो होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल जी, और जो साहबजादा फरहान जुनैद को बुझे बुझे नज़र आए हैं, मुझे तो वैसे लगता है सारे ही प्लेयर्स बुझे बुझे से हैं, ना वो उस तरह से परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना ही उनके चेहरों में वो रौनक नज़र आ रही है। तो अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब है तो उसको भी सही करने की ज़रूरत है, और अगर ये किसी ना किसी साइकोलॉजिकल इशू से गुजर रहे हैं तो प्लेयर्स को फिर भी एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है, ताकि इन प्लेयर्स को दोबारा से फॉर्म में वापस लाया जा सके। हम अपने प्लेयर्स को वरना ऐसे ही खोते रहेंगे, और हमारे प्लेयर्स जो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स होते हैं, हम देखते हैं कि ग्रेजुअली वो बजाय इसके कि वो ऊपर की तरफ जाएं, वो डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं, और फिर उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होते होते उन पर इतनी तनकीद होती है कि वो टीम का हिस्सा ही नहीं रहते। बहुत सारे ऐसे सितारे जो हैं वो गुमनाम हो चुके हैं। तो हमें अपने प्लेयर्स को अंडर 19 के अंदर अब जब देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टैलेंट नज़र आता है, लेकिन उसी टैलेंट को जब हम नेशनल टीम में देखते हैं तो वो जाके ख़त्म हो जाता है, मादूम सा हो जाता है, क्योंकि उसको पॉलिश नहीं किया जा पा रहा, उसको उस तरह से निखारा नहीं जा पा रहा, उनको वो चीज़ नहीं दी जा रही, ट्रांसफ़र नहीं उन तक की जा पा रही जो हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। तो फिर जुनैद क्या किया जाए, किसके सर ये सेहरा मेरे ख्याल में इस वक्त ये सबसे जो ज़बरदस्त बात है वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं, और वो इतने पावरफुल हैं कि उनके डिसीजन को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। तो हम उन्हीं से ही तवक्को कर सकते हैं कि जो इस वक्त रिक्वायर्ड चेंजेस हैं जिसकी ज़रूरत वो मेरे ख्याल में हो जानी चाहिए। एक बार फिर से हमें अहमद कुरैशी ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद भाई क्या कहेंगे, क्योंकि दूसरा मैच जो है ये उसके अंदर भी यही बी टीम थी, उसने हमें शिकस्त दे दी, तो तीसरे मैच में क्या उनसे गलतियाँ हुई हैं, और थोड़ा बहुत क्रेडिट देंगे बॉलर्स को भी? वेल आई थिंक बिल्कुल बॉलर्स की इम्प्रूवमेंट नज़र आई है एज कम्पेयर टू सेकेंड मैच। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसी तरह बैटिंग में भी इम्प्रूवमेंट आई है। पिछले मैच में तो खैर 60-65 पे 6 आउट हो गए थे, तो कहीं ना कहीं तीसरे मैच में मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरे मैच में जब शिकस्त खाई तो उनको आइडिया था कि अगर हम तीसरा हारे तो हमारे साथ शायद बहुत बुरी हो, और खैर अब उनके साथ बुरी क्या होनी है, लोगों का आप वैसे ही देखें तो जो इंटरेस्ट है खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से वो बड़ा नीचे गया है। तो आई थिंक विक्ट्री इज विक्ट्री एट द एंड। अब आप देखिए कि अगर हम 161 को भी जाके 41वें 42वें ओवर में जाके चेस कर रहे हैं, वो भी 6 विकेटों के नुकसान पे, तो मेरे ख्याल में ये सोचने का मुकाम है कि हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी हुई है। मैचेस जितना ही नफ नहीं होता बीसी साइड के अगेंस्ट, हम क्या करते हैं, हम जब हारते हैं तो तब हमें याद आता है कि हम उखाड़ पिछाड़ करें और ध्यान दें चीज़ों पे, लेकिन जब आप इस तरह से जीत रहे हो, मेरे ख्याल में कि आप वो 42वें ओवर में जाके 161 चेस कर रहे हो, तो फिर मेरे ख्याल में ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है। कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बहुत कन्विंसिंगली इस सीरीज को जीता है। अच्छा, बिल्कुल एक बात तो आपने सही की अहमद भाई कि जब हम हार जाते हैं तो फिर हम उखाड़ पछाड़ का सोचते हैं, लेकिन उसके बाद हम सोचते ही हैं, सिर्फ होता नहीं है ऐसा, और फिर जब हम स्क्वाड तरतीब देते हैं तो फिर हम वही गलतियां दोबारा से दोहराते हैं। जो सर्जरीज़ की बात होती है वो सर्जरी शायद ऑपरेशन थिएटर वाली सर्जरी होकर रह गई है, क्योंकि सर्जरी हो नहीं पा रही है, ना तो सिलेक्शन कमेटी के अंदर, ना ही प्लेयर्स के अंदर, और जिनकी जगह है उनको खिलाया नहीं जाता, जिनकी जगह नहीं है वो टीम का हिस्सा है बाकायदा तौर पर। तो ये क्या इस बार हम पहले वक्त रहते हम ये कर पाएंगे, ये सर्जरी या ये उखाड़ पछाड़, जिनको नहीं खिलाना चाहिए, जिनको टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, उनको निकाल पाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ ये एक रिवायत है बड़ी बड़ी बढ़ के मारने की, सर्जरी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
होता कुछ भी नहीं है। इवेंचुअली आपके जो यही प्लेयर्स हैं बार बार आपको यही नजर आते हैं, क्योंकि अब लॉबीज बन चुकी हैं। कुछ ने जो है वो एक्स क्रिकेटर्स की बेटियों से शादियां की हैं, ज़ाहिर है उनके दामाद हैं, तो कहीं ना कहीं उधर से भी सपोर्ट आ जाती है। और जो बाकी हैं उनकी किसी की कोई पर्ची पे आया हुआ है, कोई कहीं ना कहीं से सिफारिश करा के आया हुआ है। अगर मेरिट पे आप टीम बनाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं इनकी तो शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जगह ना बने मेरिट पे अगर देखा जाए। अब आप देखें ना कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं जिस मुल्क के बारे में पूरी दुनिया मानती थी और एक्सेप्ट करती थी कि ये लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स है या फैक्ट्री ऑफ पेसर्स है, तो आप अब देखें कि हमारी रिसेंटली फास्ट बॉलर्स की अगर आप बॉलिंग देख लें, खासतौर पे ये वनडे टेस्ट वगैरह में, तो उसमें बड़ा डिक्लाइन आया स्पीड में भी। मैं उस दिन शाहिद अफरीदी के साथ बैठा हुआ था, बात हो रही थी, तो मैंने कहा इनसे तेज तो आप बॉल कर लेते हैं, तो वो भी इस चीज को अब टू सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये फास्ट बॉलर थोड़े मुझसे भी स्लो हैं। तो आई थिंक इन लोगों को तो पीसीबी को इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब आपके पास अली रजा आपको पीएसएल से नजर आया, बासित नजर आया, हुनैन शाह नजर आया। इस तरह की ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पोटेंशियल खत्म हो गया, पोटेंशियल है, लेकिन उन प्लेयर्स को चांस किसने देना है, उन प्लेयर्स को मौका किसने देना है, ये तो पीसीबी का काम है करना। जब तक शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, हारिस रऊफ को अपने ऊपर मुसल्लत कर ही रखेंगे और ये हमें मैचेस हरवाई जाएंगे, कोई इक्का दुक्का भी विनिंग परफॉर्मेंसेस इनकी बॉलिंग की नहीं है पिछले इतने अरसे में। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। बातें तल्ख हैं लेकिन हकाइक पर मबनी है। बहुत से शोबों में बहुत सा काम होने वाला बाकी है, उसकी ज़रूरत है। और सीरीज़ तो हम जीत चुके हैं, लेकिन अपनी गलतियों को ना सुधारा तो फिर अगली सीरीज़ हाथ से निकलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल जी, और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे, हुकूमत ने सनतों के लिए नया बिजली टैरिफ लाने का मंसूबा तैयार कर लिया है और जो सोलर सार्फिन है उन पर अब फिक्स चार्जेस लगने जा रहे हैं। वो जो अपने पास अपने क्या बचा लिया करते थे कुछ यूनिट्स, अब वो उन पर भी उन्हें चार्जेस। अगर आपके घर पे सोलर लगा हुआ है और आप 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हुए उस रिलीफ को हासिल करना चाह रहे हैं तो अब ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्या प्लानिंग है हुकूमत की? बजट के बाद, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और हुकूमत ने फाइनली सनतों के लिए नया बिजली टैरिफ लाने का मंसूबा तैयार किया है। बिजली के कम इस्तेमाल पर भारी चार्जेस आयद किए जाएंगे, जबकि ज़्यादा इस्तेमाल पर रियायत भी मिलेगी। और सोलर पर मुंतकिल होने वाली सनतों की हौसला शिकनी के लिए हुकूमत ने सनतों के लिए नया बिजली टैरिफ लाने का मंसूबा तैयार कर लिया। लेकिन ये समझ से बाहर है कि पहले इनकरेज किया जाता है, पहले उसके फ़ज़ाइल बताए जाते हैं, और जब लोग उस पर कन्वर्ट हो गए तो अब उन्हें सज़ा दी जा रही है कि आप सोलर पर क्यों आए। बिल्कुल, और ये सोलर सार्फिन जो हैं ये अपनी जेब पर अपनी जेब खर्च लगाते हुए या अपना पैसा खर्च करते हुए उन्होंने सोलर लगवाए हैं, और अब उन्हें डिस्करेज किया जाना या उन्हें सज़ा दिया जाना कि आप पर फिक्स चार्जेस लगा दिए जाएंगे। फिलहाल तो सनतों पर लगाए जा रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कमर्शियल और जो घरेलू सार्फिन हैं उन पर भी फिक्स चार्जेस लगाए जाएंगे, उन्हें भी यही सज़ा मिलेगी। लेकिन आखिर क्यों? हुकूमत की पॉलिसीज़ जो हैं वो ये हैं कि जो ज़राए बताते हैं कि पावर डिवीजन के मुताबिक जो नई टैरिफ पॉलिसी है आइंदा 2 माह में वैसे तो नाफिज हो जाएगी, लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो हुकूमत को होगा, क्योंकि हुकूमत जो कैपेसिटी चार्जेस या जो कैपेसिटी पेमेंट्स करती है या लाइन लॉसेस जो हम पे करते हैं, जो पहले हम करते थे और अब हम सोलर सार्फिन बन गए हैं, अब वो कैसे हुकूमत खुद पर बोझ डाले, अब वो आवाम से कैसे निकाले, तो उसके लिए ये फिक्स चार्जेस लगाए गए हैं आप पर, क्योंकि कौमी ग्रिड के अखराजात भी तो पूरे करने हैं। तो इसके के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वकास मूसा साहब, चेयरमैन हैं सोलर एसोसिएशन। वेलकम टू वकास मूसा साहब। क्या कहते हैं आप, क्योंकि इससे पहले जिस तरह जुनैद भी कह रहे थे कि हुकूमत हमें फ़ज़ाइल बताती रही कि हम सोलर लगवाएं, और जब सनती सार्फिन ने भी और घरेलू सार्फिन ने भी सब ने सोलर लगवा लिया, तो उसके बाद अब बताया जा रहा है कि अगर कोई बिजली नहीं खरीद रहा तो फिर अब उसको फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे, और अगर ज़्यादा बिजली इस्तेमाल की जाती है तो उसके ऊपर रियायत दी जाएगी। ये कैसा कानून है, कैसी पॉलिसी है? अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से आपने बताया, बिल्कुल ये जो करंट सिचुएशन है उसमें गवर्नमेंट असल में थोड़ी सी हक्का बक्का, आप समझ लें कि
जो एक टिपिकल हमारा स्टाइल होता है ना कि पॉलिसी मेकिंग में मल्टीपल चीजें एक साथ रोल आउट कर देते हैं। एक तरफ से आप इनकरेज कर रहे हैं सोलर को, और सच्ची बात यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो सोलर की वजह से पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ है। पिछले 2-3 महीने में तो ये चीज मेरा ख्याल है तमाम हर बंदे को नजर आ गई है कि पाकिस्तान में जो खासकर जो ये ईरान और अमेरिका की जंग के बीच में जो हॉर्मुज क्राइसिस, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से तमाम ममालिक में मसले मसाइल आए हैं। बहुत सारे ममालिक में जैसे फिलीपींस, मलेशिया, इवन इंडिया, बांग्लादेश हमने देखा वहाँ पे काफ़ी मसले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में उन मसलों की नौयत कम रही है। दिन के टाइम पे हमारी लोड शेडिंग नहीं हुई है, या इवन शाम के टाइम पे भी हमें लोड शेडिंग से उतना नहीं नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे पास सोलर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और हमारे पास सोलर सारिफीन ने अपनी मदद आपके तहत अपने पैसों से, अपनी इन्वेस्टमेंट से सोलर लगाया हुआ था, इससे फ़ायदा हुआ है। तो अब तो ये चीज़ बिल्कुल यानी आया है जिसको कहते हैं, यानी सबको अब आम चीज़ है कि सबको पता है कि सोलर का फ़ायदा हुआ है। एक नेशनल लेवल पे इंडिपेंडेंस मिली है। ज़ाहिर है घरेलू लेवल पे तो जो बंदा सोलर लगा लेता है वो एक तरह से उसके लिए लोड शेडिंग का मसला खत्म हो जाता है। उनके लिए एक बिलों की जो बैलेंसिंग करनी होती है हर महीने, या एक बड़ा सा बिल आ जाता है हर महीने, उससे आपकी कम से कम एक प्रोटेक्शन हो जाती है। तो ये जो फायदे हैं ये बिल्कुल सारे हैं। अब इसमें मसला ये है कि गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज में वो नहीं होता एक तरह से, जो होता है ना कि वन सिंगल लॉन्ग टर्म थॉट जो जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है। तो अभी ये नई पॉलिसी की भी बातचीत हो रही है। इस पे डिटेल्स जो हमने पढ़ी है वो अखबारों में ही पढ़ी है। हालांकि इसका सही तरीका ये होगा कि इसको एक आप इंडस्ट्री लेवल पे लेके आके डिस्कशन करें। जी बिल्कुल। देखिए मसले मसाइल जो आपने डिटेल्स देखी हैं वकास साहब, थोड़ा सा अगर आप इसको एलैबोरेट कर सकें, इसका इत्तलाक होगा किस तरह से इस नए बिजली टैरिफ का? सिर्फ सनतों पर होगा? किन सनतों पर होगा? कितने केवी के जो सोलर पावर प्लांट जिन लोगों ने इंडस्ट्रीज ने लगा रखे हैं उनके ऊपर ये लागू होगा? जी देखिए अभी तक तो जो ये पॉलिसी है ना, इस पे आप समझ लें कि जो डिटेल्स आई हैं वो सिर्फ मीडिया के थ्रू आई हैं, लीक होके आई हैं, और वो मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेज से मुख्तलिफ। कोई कहता है कि 500 kVA से ऊपर के सिस्टम्स पे होगा, कोई कहता है कि आपको मंथली अपना लॉग खुद रखना पड़ेगा। तो यानी वो जो निज़ाम है किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा उसमें अभी तक काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि ये आप करेंगे किस तरह इम्प्लीमेंट। साथ में इसमें कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ये जो आपके नॉन सोलर पे भी अप्लाई होगा। जैसे अगर आपका डीजल के जनरेशन है या गैस की जनरेशन है एक फैक्ट्री के ऊपर, तो उसके ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये अभी क्लैरिटी नहीं है। दूसरा ये कि दूसरी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से एक बयान ये भी आया था कि नहीं ये फेक न्यूज़ है, इसको हम रिबट करते हैं। फिर उस रिबटल के ऊपर किसी जर्नलिस्ट ने एक और रिबटल दिया था। तो अभी एक कंफ्यूजन फैली हुई है और ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है पॉलिसीज लेके आने का। नेट मीटरिंग की पॉलिसी में भी इसी तरह हुआ था कि आखिर स्टेक तक होल्डर्स जो को है ना आपको पहले लूप में लेना चाहिए, उनके साथ डिस्कशन होनी चाहिए और उसके बाद फिर इस तरह की पॉलिसीज मुरतब करनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ भी सामने आ रही है कि एक तो पॉलिसी का मकसद बताया जा रहा है कि सनतों को ग्रिड के इस्तेमाल की तरगीब दी जाए, और फिर अगर वो ग्रिड इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो एक नई पॉलिसी से बिजली की तलब में 1000 मेगावाट का जो इजाफा होगा उसको फिर किस तरह से पूरा कर पाएगी, क्या कम्पीट कर पाएगी हमारी गवर्नमेंट? और क्या ये पॉलिसी वाकई ही, अगर हुकूमत अभी तक तो जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि इस चीज़ से डिनाई कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी पॉलिसी कोई बनती है तो उससे नुकसानात क्या क्या होने जा रहे हैं? जी असल में जो हमारा मसला है ना वो यही है कि हमारी बिजली महंगी है, और उसमें हमारे जो बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें जिस तरह से चीज़ों को स्ट्रक्चर किया गया है, जिस तरह से प्लानिंग की गई है, उसमें वही लॉन्ग टर्मिज्म नहीं है, शॉर्ट टर्म एडहॉकिज्म से जो काम करते हैं उस तरह से काम किया गया है। और अगेन फिर अभी देखिए जो मसले मसाइल आ रहे हैं ना वो कोई अनरियल नहीं है। देखिए इस वक्त जो है सिचुएशन ये है कि अब हम एक दुनिया के नए निज़ाम में आ गए हैं। या आप समझ लेना कि जिस तरह टेलीफोन है, अगर मैं आपको इंसिस्ट करूं कि आपने अपना घर का लैंडलाइन टेलीफोन ही इस्तेमाल करना है वरना मैं आपको इतने चार्जेस लगा दूंगा या ये कर दूंगा, तो वो एक बिल्कुल गैर मंतक की बात होगी, क्योंकि इस वक्त हर बंदा जो है वो अपना मोबाइल इस्तेमाल करता है। तो इसी तरह जो बिजली का निज़ाम है उसमें भी चेंजेस आ गई हैं। देखिए मसले मसाइल तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि कोई चेंज नहीं हो सकती है, पॉलिसी इसी तरह होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट्स को साथ में इन्वॉल्व करें और इसको सोच समझ के ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें लॉन्ग टर्म फायदा होगा, या लॉन्ग टर्म उसकी यानी आपने अगले कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने हैं ना कि मैं अगर एक एक्शन करूंगा तो इसके बाद जो सनतकार है वो क्या करेगा। हारून साहब, इसका सोलर की इंडस्ट्री के ऊपर क्या असर पड़ेगा? उसकी कॉस्ट या उसकी जो डिमांड है उसमें कमी आएगी? तो जो लोग लगवाना चाहते हैं उनको थोड़ा सा खुश भी होना चाहिए कि उनको सस्ते में मिल जाएंगे अब, क्योंकि हुकूमत तो इसको हर तरह से डिस्करेज कर रही है। जी देखिए मेरा ख्याल है कि इसकी डिमांड अपनी जगह बरकरार रहेगी। थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन सोलर इस वक्त जो है जितनी भी सोर्सेज ऑफ पावर हैं, अगर आप एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं या आप एक नया कोई भी सिस्टम लगा रहे हैं, तो सोलर इस वक्त जो है ना आपकी जो
चॉइसेस हैं उसमें से सबसे बेहतर चॉइस सोलर है, और खासकर बैटरीज के आने के बाद सोलर प्लस बैटरी, सोलर प्लस स्टोरेज जो है ना वो सबसे बेस्ट चॉइस हो गई है। तो एक हद तक आप उसको वो कर सकते हैं। बेसिकली हमने जो अपनी थिंकिंग चेंज करनी है ना, वो हमने ये चेंज करनी है कि सोलर को हम, और पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन की तरफ से जो हम पैगाम देते हैं वो ये पैगाम देते हैं कि सोलर इज नॉट द प्रॉब्लम, इट्स पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आपने ये देखना है कि आपने सोलर को बेहतर तरीके से अपने सिस्टम में किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है, आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। यानी इसकी बड़ी सारी मिसालें देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कि वो बैटरीज लगाकर ग्रिड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगी ताकि उन्हें किसी किस्म के जो चार्जेस हैं, जो फिक्स चार्जेस हैं, उनसे भी बच सके। और यही शायद बेहतरीन तरीका होगा हुकूमत से भी इंतकाम लेने का और अपने आप को सेव करने का भी, क्योंकि हुकूमत ने तो ठान ली है कि इस बार किसी किस्म की रियायत जो भी कोई हासिल कर पा रहा है उसको वो नहीं करने दी जाएगी। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वकास मूसा साहब, चेयरमैन सोलर एसोसिएशन मौजूद थे। और जिस तरह लगवाने हैं उसने रुकना थोड़ी है जुनैद, उसने तो सोलर लगवाना है। बाकी हुकूमत की पॉलिसीज अपनी जगह वो खून निचोड़ने के मुतरादिफ है। हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद एक अहम फैसला लाहौर हाई कोर्ट का। माली तंगीम भी बाप अपने नाबालिग बच्चों के नानफ़क़े का जिम्मेदार होगा और इस जिम्मेदारी से वो जान नहीं छुड़वा सकता। ये क्या फैसला है, इसके असरात क्या होंगे, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि माली तंगी भी हो तब भी बाप जो है वो अपने नाबालिग बच्चों का नान नुफ़्का वो खुद उठाएगा, उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो सकती है। बाप पर अपने जो नाबालिग बच्चे हैं उनका नान नुफ़्का मुस्तकिल जारी रहने वाला जो फरीज़ा है वो उन्हें निभाना होगा और कुरान और सुन्नत के अहकामात के तहत वो इस ज़िम्मेदारी से बरे-ज़मान नहीं हो सकता। और हमारा कानून भी यही कहता है, हमारा दीन भी यही कहता है कि जो बच्चे हैं वो वालिद की जिम्मेदारी है जब तक वो सने बलूगत को नहीं पहुंच जाते। लेकिन हमारे यहाँ या तो अलहदगियों की सूरत में बीवी जो है वो छोड़ देती है खर्चा, या फिर शौहर जो है वो देने से कतराता है कि अब उसकी अपनी जिम्मेदारी, अपनी फैमिली और अपने बच्चे हैं। तो इस तरह से वो बच्चे कहीं ना कहीं महरूमियों का शिकार हो जाते हैं। जो बच्चे माँ के पास होते हैं अलहदगी की सूरत में दादा दादी, नाना नानी या किसी भी सूरत में वो पल रहे होते हैं। तो इसी पर कानूनी राय लेते हैं नसीर अहमद कंबू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून। कंबू साहब आपको वेलकम कहेंगे। जिसमें बात कर रहे थे कि अभी ये हाई कोर्ट की तजवीज़ है और अभी ये फैसले की शक्ल इसने इख्तियार नहीं किया, लेकिन जो इस वक्त ज़ेर बहस लाया जा रहा है इस मामले को, क्या ये खुशाइंद है आप समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मेंटेनेंस जो है ना वो मोहम्मदन लॉ जो है इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, तो इसमें बेसिक कमांड हम जो है वो दीन से लेते हैं। मोहम्मदन लॉ में कुरान सुन्नत की रोशनी में आर्टिकल 370 है, उसमें लिखा हुआ है, DF मुल्ला की किताब है मोहम्मदन लॉ, कि मेंटेनेंस जो है बीवी का और बच्चों का औरत के ज़िम्मे है, ये इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे और शरई तौर पे। मेंटेनेंस में क्या है जी, शेल्टर है, फूड है, क्लॉथेस हैं, सिक्योरिटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है। तो अब इसी तरह मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 बनाया गया, सेक्शन 9 जो है वो मेंटेनेंस की बात करता है कि अगर मेंटेनेंस ना दिया जाए तो यूनियन काउंसिल में जाके भी अपनी मुतल्लिका एप्लीकेशन दी जा सकती है। इसी तरह वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट है 1964, उसमें भी मेंटेनेंस की बाबत फैमिली कोर्ट में जाके केस दायर किया जा सकता है। तो ये कानूनी कमांड है और इस पे अमल करना जो है शरन और कानूनन लाजम है। ये फ़ैसला बेसिकली जो है ये लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है। ये हमारे मोअज़्ज़ज़ जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। बेसिकली एक केस दायर हुआ, एक शादी हुई सियालकोट में 2002 में, और 2004 में एक बच्चा पैदा हो गया, और वो बच्चा जो था डिसेबल था, माइनर था, साथ डिसेबल भी था। तो 2005 में खातून ने बच्चे को और अपने मेंटेनेंस और अपने सामान जहेज़ या अपने जेवरात की बाबत केस दायर कर दिया अदालत में। तो जिसकी बाबत 2005 में जो है उनके दरमियान एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, जिसमें खातून से एक स्टेटमेंट दिलवाई गई कि जी मुझे मेरा सामान जहेज़ भी मिल गया है, मुझे जेवरात भी मिल गए हैं, मैं जो है वो अब मुझे और मेरे बच्चे को मेरे खावंद ने जो है वो 60,000 रुपया मेंटेनेंस देना है। वो वेल ऑफ था, खावंद प्रॉपर्टीज़ थी, वो जर्मनी में सेटल था। तो उसमें साथ खातून से ये कमिटमेंट भी ली गई कि जी 60,000 ही आपको मिलना है और आपका अब मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, ये बच्चे का भी और आपका भी, और आप मुस्तकबिल में भी मुझसे कोई चीज़ क्लेम नहीं करेंगे। यहाँ तक शर्त लिख दी गई कि अगर आप कोई केस मुस्तकबिल में दायर करोगे तो 10 लाख जुर्माना भी आपको पड़ सकता है। तो लिहाजा अब 2019 में जाके खातून ने अपना और बच्चे का मेंटेनेंस, पास्ट मेंटेनेंस 2006 से लेकर 2019 तक और आगे फ्यूचर मेंटेनेंस का क्लेम कर दिया कि जी ये तो 2006 से मेंटेनेंस नहीं दे रहा।
तो उसमें फिर आके वो खावंद की तरफ से जो है वो ये जवाब लिया गया कि जी मेंटेनेंस की बाबत केस दायर हुआ था, उस केस का फैसला हो गया, अदालत में इसकी स्टेटमेंट है, तो ये केस दोबारा नहीं चल सकता और जो है वो लिहाजा ये केस मेंटेनेबल नहीं है। जिसमें फिर अदालत ने बड़ा वाज़े जो है वो ना बच्चों के मेंटेनेंस के बारे में कुरान हदीस और इस्लामी शार कवानीन और जो लैंड लॉ ऑफ द लैंड है उनको सामने रखते हुए और मोरालिटी को सामने रखते हुए अदालत ने ये करार दिया कि देखिए बच्चों के मेंटेनेंस का जो केस है ना, ये जब भी दायर किया जाना है इसमें अदालत ने जो है वो वेलफेयर देखनी है बच्चे की, माइनर की। और ये अंडरस्टूड बात है कि जब ये स्टेटमेंट खातून से दिलवाई गई थी, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें किसी को पाबंद किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए, कर्टेल किया जाए कि तूने जी ये राइट जो लीगल राइट है सरेंडर करना है, चाहे उसने स्टेटमेंट दे भी दी है वो उसका लीगल राइट ख़त्म नहीं होता। वो हमारे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 का सेक्शन 28 ये कहता है। और इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये भी लिखा गया है कि जो सेक्शन 11 है वो कहता है कि जब माइनर है और वो डिसेबल है, डिसेबल बंदा जो है वो खुद तो कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, तो उसके बिहाफ के उसकी वालदा ने स्टेटमेंट दी है ना, तो लिहाजा ऐसी स्टेटमेंट जो कि माइनर के राइट को जो है वो डैमेज कर रही हो, तो ऐसी स्टेटमेंट की कानून की नज़र में कोई वैल्यू अच्छा, नहीं है। कमर साहब ये बताइएगा कि बच्चा जो है सने बलौगत तक पहुंचता 18 साल की उम्र रखी गई है, उससे पहले तक ये होगा। अच्छा, थोड़ा सा दूसरा मेरा सवाल सुन लीजिएगा। एक तो एज बता दीजिएगा कब तक नानुफ का जो है वो बाप जो है वो देने का पाबंद होगा, और दूसरा कितना देने का पाबंद होगा, क्या उसकी जो माली हैसियत है उसको देखते हुए, उसके जो डेली का या महीने का जो उसका कमाई है उसको देखते हुए ये डिसाइड होगा? जी बिल्कुल, मेंटेनेंस जो है ना, ये मेंटेनेंस जो है वो एक तो जो बच्चे की ज़रूरियात हैं एक तो उनको देखा जाता है, और एक वालिद की फाइनेंशियल पोजीशन जो है इन चीज़ों को देखते हुए अदालत असेस करती है। लेकिन मैक्सिमम जो है वो जो माइनर है उसकी ज़रूरियात जो हैं, उसकी खुराक, उसका शेल्टर, उसकी सिक्योरिटी, उसकी हेल्थ, सारी चीज़ें, एजुकेशन। कितनी एज तक? दूसरा सवाल ये है कि कितनी एज तक। मोहम्मदन लॉ में आर्टिकल 370 में बड़ा वादे लिखा है कि अगर तो बेटी है, बेटी की शादी होने तक बाप मेंटेनेंस देने का पाबंद है, बेटे के मेजर यानी 18 साल होने तक पाबंद है। लेकिन अगर बेटी या बेटा दोनों में से कोई डिसेबल है तो उसकी जब तक डिसेबिलिटी कंटिन्यू है तो वो उसका जो है वो मेंटेनेंस देने का पाबंद है, ताहयात देने का पाबंद है। तो लिहाजा इसमें जो है वो मोहम्मदन लॉ का भी हवाला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया गया। फिर इसमें एक और सवाल उठाया गया कि जी एक तो ये केस मेंटेनेबल नहीं है कि पहले इसका फैसला हो चुका है, तो अदालत ने इसमें फरमाया कि जो फैमिली केसेस होते हैं इनमें स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया जैसे सिविल केसेस में होता है या कानून शहादत का इतलाक होता है, फैमिली केसेस में नहीं होता। दूसरा इसमें एक सवाल उठाया गया कि जी अब ये मेंटेनेंस 15 साल का या 17 साल का खातून मांग रही है, तो लिमिटेशन एक्ट जो है उसका सेक्शन 120 जो है वो ये कहता है कि जी 6 साल से ज़्यादा का मेंटेनेंस क्लेम नहीं किया जा सकता। तो अदालत ने इसमें भी यही अफजल फरमाया कि नंबर एक तो बात यह है कि जो मेंटेनेंस है ना वो हर हफ्ते हर महीने जो है वो काज ऑफ एक्शन पैदा होता है कि जिस महीने मेंटेनेंस आप नहीं देंगे फ्यूचर मेंटेनेंस जो है वो केस किया जा सकता है। जो पास्ट मेंटेनेंस है, पास्ट मेंटेनेंस की हद तक भी अब जो है वो कानून कहता है कि 6 साल के अंदर किया जा सकता है, लिमिटेशन एक्ट कहता है, बट आपके नॉलेज से है। तो अगर वो नॉलेज वो अच्छा, लेकिन इसमें एक अदालत ने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये जो लिमिटेशन है ना, ये लिमिटेशन का इतलाक सिविल केसेस में या प्रोसीजरल केसेस में होना चाहिए। फैमिली केसेस में लिमिटेशन का इतलाक जो है वो बच्चे के और खातून की वेलफेयर और राइट को डैमेज करता है। कमू साहब, हम देखते हैं कि यहाँ पर तो जो फादर होते हैं वो अपने आप को बिल्कुल ही वो खाली जेब साबित कर देते हैं। वो बताते हैं कि उनके पास तो इतनी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है या वो उनके पास इतनी है ही नहीं है, उनका जमा खर्च इतना नहीं है कि वो बच्चे को मेंटेनेंस दे सकें। उस सूरत में फिर कोर्ट क्या कहता है, अगर बाप अपने आप को गरीब जाहिर कर देता है और वो कहते हैं कि जी मैं तो अपना किचन भी नहीं चला सकता। देखिए, जब मुख्तलिफ सर्कमस्टांस हैं कि बाप अब्रॉड है, नहीं खर्चा भेज रहा और अदालत की भी वो दस्तरस में नहीं है, बाप जो फाइनेंशियली वो गरीबटी है, तो फिर अदालत यहाँ तक भी इख्तियार देती है कि जो दादा है ना
दादा अगर वेल ऑफ है, उसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसको भी पार्टी बनाया जा सकता है, यानी उनको भी मजबूर किया जा सकता है कि आप बच्चों का मेंटेनेंस अदा करें। और यहाँ तक कि देखिए रियासत की भी जिम्मेदारी है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई आसरा नहीं है नाबालिग का, तो वो बैतुल माल से या रियासत का इंतज़ाम इंतज़ाम करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यूँ नहीं होता, पता क्या है, अदालतों में वैसे तो देखिए अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है, लेकिन जब ये लिटिगेशन शुरू हो जाती है उसमें फिर क्या होता है, बच्चों को भी जो है वो ट्यूट किया जाता है, तो वो स्टेटमेंटें दिलवाई जाती है। बाप वही बाप होता है, उसकी औलाद होती है, बहुत प्यारी होती है, लेकिन वो उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहे होते। यहाँ तक केसेस देखे हैं कि खावत कहता है कि जी मैंने मेंटेनेंस नहीं देना, मैं जेल चला जाऊंगा। अच्छा, 1 साल जेल काटने के बाद फिर उसकी अगर या तो कोई प्रॉपर्टी हो, फिर तो वहां से भी मेंटेनेंस उसको बेच के पूरा किया जाता है। जिसके नाम प्रॉपर्टी कोई नहीं होती, वो जेल काट के बाहर फिर रहा होता है और उसके खिलाफ कुछ, लेकिन अपनी औलाद को देने को तैयार नहीं। मोहम्मदी लॉ भी है कि बाप को मेंटेनेंस देनी होगी, हर सूरत में देनी होगी, नहीं तो फिर दादा को देनी होगी। तो बच्चे की जो जिम्मेदारी है वो माँ पर, अगर उसकी पालने की जिम्मेदारी है तो बाप पर उसके नान नुस्खे की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया नसीर अहमद कंबू साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ हो जाएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक बासलाहियत आर्टिस्ट हैं और राबेल अली ज़ैदी एक बासलाहियत मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट हैं और फाइन आर्ट्स इंस्ट्रक्टर हैं, जो कि अपने फ़न के ज़रिए अपने ज़ाती तजुर्बात, जज्बात और मुशाहिदात को मुनफरिद बसरी कहानियों में ढालने की सलाहियत रखती हैं, जो कि आपको हम तस्वीर की सूरत में दिखा भी रहे हैं साथ साथ। जी हाँ, और वो मुख्तलिफ आर्ट मीडियम्स, तकनीक्स और तख्लीकी अंदाज को बरोकार लाते हुए ऐसे फ़न पारे तख्लीक करती हैं जो ना सिर्फ जमालियाती हुस्न के हामिल होते हैं, बल्कि नाजरीन को सोचने और महसूस करने पर भी मजबूर करते हैं। तो राबेल के फ़न का बुनियादी महवर जो है इंसानी जज्बात हैं, समाजी रवैये हैं, फिर शनाख्त है, यादाश्त है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात हैं, तो जिन्हें वो रंगों, अशकाल और अलामती अनासर के ज़रिए मौसर अंदाज में पेश कर रही हैं। तो एक फ़ाइन आर्टिस्ट इंस्ट्रक्टर की हैसियत से वो नौजवानों को भी उनकी भी रहनुमाई कर रही हैं, उन्हें भी तरबियत दे रही हैं, और क्या उसमें किरदार वो अपना अदा कर रही हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ राबेल अली ज़ैदी आर्टिस्ट मौजूद हैं हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से। वेलकम टू शो कहेंगे आपको राबेल, और बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं आप। हमने आपके आर्ट के नमूने देखे हैं, बहुत ही खूबसूरत है काम आपका। और क्या आप मैसेज देना चाहती हैं दुनिया को अपने आर्ट के थ्रू, और फिर जिन बच्चों को आप सिखा रही हैं, क्या कुछ सिखा रही हैं उनको? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे, और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। और एज एन आर्टिस्ट मैं बहुत सारे डिफरेंट एज ग्रुप को पढ़ा रही हूँ और उनको आर्ट सिखा रही हूँ। फ्रॉम 4 years to 70 years मैं डिफरेंट एज ग्रुप को फ़ाइन आर्ट कोर्सेज देती हूँ, उनकी सलाहियत के मुताबिक और उनके इंटरेस्ट के मुताबिक। तो उसमें फ़ाइन आर्ट में डिफरेंट कोर्सेज आ जाते हैं। उसमें पेंटिंग होता है, स्केचिंग है, एंड देन अगर हम 3D की बात करें तो उसमें स्कल्पटिंग है, सिरेमिक्स एंड पॉटरी भी है। तो जो भी इंडिविजुअल, उसका जो भी इंटरेस्ट है उसके मुताबिक एक कोर्स आउटलाइन बनाई जाती है और फिर उसको उसके थ्रू गाइड किया जाता है। अच्छा, जब आप किसी को, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको जज कैसे करती हैं, या उनको सिखाने का अमल का आगाज़ कहाँ से होता है कि ये सीखने के काबिल भी है या नहीं? तो कोई ऐसी शॉर्टकट या कोई ऐसा टिप जिसको देख के आप जान जाती हो कि इसके ऊपर मेहनत करने का फ़ायदा होगा या इसके ऊपर मेहनत ज़ाया जाएगी? देखिए, ये बात एक बड़ी अजीब सी बात है कि मैं ये समझती हूँ कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं सब, उनके अंदर एक आर्टिस्टिक वॉइस होती है। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि एक इंसान आर्ट कर सकता है और अगला इंसान नहीं कर सकता है। अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि आप आर्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी इनर वॉइस है कि मुझे करना चाहिए है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि एक बच्चा जो है वो गलत आर्ट कर रहा है, मैं कभी भी ये अल्फाज यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि आर्ट कभी भी गलत नहीं हो सकती। उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड मैथ्स। मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, हमारे पास एक आंसर होता है जो कि आ सकता है, ठीक है। हमारे पास आर्ट में इस तरह का कोई भी नहीं होता कि एक ही प्रॉपर चीज़ की जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मॉडल हमारे सामने किसी के अंदर सीखने की सलाहियत हो तो उसको निखारा जा सकता है। क्या ऐसा भी होता है कि बाय बर्थ ही उसके अंदर कोई सलाहियत ही ना हो और आप उस पर वक्त लगाते रहें, तो वो सारे यकीनी तौर पे आपको भी मायूसी होती है कि यार इतनी मेहनत की फिर भी वो मेहनत कराएगा गई?
देखिए बाय बर्थ सबके अंदर एक आर्टिस्टिक वॉइस होती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिनको सीखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग सेल्फ टॉट होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ और मैंने किसी से सीखा नहीं है। एक ये चीज़ अलग होती है। दूसरी चीज़ होती है कि आपका शौक़ है और आप इसको मज़ीद निखारना चाहते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रोग्रेस स्लो होती है, लेकिन होती ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। सही। तो आर्ट में आप जिस तरह के, मैं बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट की अगर बात करूंगी, जिस तरह विंसेंट वैन गो है, हमारे भी बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट हैं। तो अगर हम वैन गो की बात करें तो उनको जब वो आर्ट करते थे तो उनकी आर्ट को उस वक्त सराहा नहीं जाता था उनके टाइम पे, लेकिन आज वो बिलियंस में जो है वो सेल होती हैं और उनके ऑप्शंस होते हैं। तो आर्ट की हर एक का अपना एक स्टाइल होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई ठीक कर रहा है कोई गलत कर रहा है। आर्ट इज़ आर्ट, अपने स्टाइल में जो भी कर रहा है दैट इज़ आर्ट। जस्ट आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। साइकोलॉजी से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है कि आपकी जो भी इनर स्टेट है, आपके जो इमोशंस हैं, आप उसको कैनवस पे उतार सकते हैं आर्ट की। अच्छा राबेल, आप जमालियाती हुस्न को बहुत ही खूबसूरती से कैनवस पर उतारती हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमने जुनैद का पोर्ट्रेट बनवाना है, तो क्या आपके सामने बिठाना ज़रूरी होगा? आप उस बंदे को देखकर उसके नक्शो निगार आप कैनवस पर उतारेंगी, या फिर बिना देखे भी आप किसी को तसव्वुराती दुनिया में अगर आपने इमेजिन कर लिया किसी को, तो आप उसको पोर्ट्रेट बना सकती हैं? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसकी भी मुख्तलिफ इक़साम होती हैं। अगर मैं कहूँ कि मैंने इमेजिनेशन से बनाना है तो वो फिर इतनी डिटेल्ड काम नहीं होता है, वो क्विक स्केच होता है और उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ हो सकती हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई रेफरेंस होगा, यानी अगर मेरे सामने कोई इंसान बैठा होगा या फिर उसकी कोई तस्वीर होगी मेरे पास, तो वो फिर बहुत डिटेल्ड बनता है और वो बहुत एग्जैक्ट बनता है स्केच। तो अच्छा राबेल, हम मूवीज़ में देखते हैं, जो है वो बहुत राबेल, हम मूवीज़ में देखते हैं कि जब भी किसी मुजरिम का, किसी चोर डाकू का, किसी कातिल का पोर्ट्रेट बनवाना होता है उन्हें, तो वो स्केचिंग करवानी होती है, तो वो कुछ नाक ऐसा होगा, आंखें ऐसी होंगी और बाल ऐसे थे, और फिर हम देखते हैं कि वो बहू वैसा ही स्केच बन भी जाता है। तो क्या ऐसा मुमकिन है? आप ऐसा कर सकती हैं? जी बिल्कुल मैं कर सकती हूँ, और ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, और प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम की ज़रूरत होती है। अगर मैं कहूँगी कि कोई आर्टिस्ट को 1 साल हुआ है काम करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, तो वो क्या पता ये चीज़ ना कर पाए, क्योंकि इसके लिए टाइम की, मेहनत की ज़रूरत होती है। जो पहले आपकी प्रैक्टिस होती है, आप एक रेफरेंस से देख के बनाते रहते हैं, उसके बाद फिर आपको इतना आपके अंदर सलाहियत आ जाती है कि आप फ्रॉम इमेजिनेशंस जो है, अगर आपको कोई बता रहा है, आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि इस तरह की आइज़ हैं, इस तरह के नक्शो निगार हैं, तो वो फिर आप उसको जो है वो पेपर पे उतार लेते हैं। और मैं बचपन से क्योंकि कर रही हूँ आर्ट, व्हेन आई वाज लाइक 6 years old, मैं तब से कर रही हूँ, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि इतनी सलाहियत है कि मैं इमेजिनेशन से कर लेती हूँ। अरे वाह माशाल्लाह। अच्छा राबेल, आपने जिस तरह बताया कि आप बाय बर्थ अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये सलाहियत पैदा की और वक्त के साथ साथ वो बेहतर होती गई, लेकिन आइडियलाइज आप किसको करती हैं आर्ट की दुनिया में, जिसको आप फॉलो भी करती हो, जिसकी पेंटिंग्स आप देखती हो, इंस्पिरेशन लेती हो, और आप जो पेंटिंग्स बनाती हैं उसके अंदर बुनियादी तौर पे अपनी जो फीलिंग्स होती हैं उसका तो इजहार होता ही है। मैसेज क्या है इसके अंदर, आपकी जो जितनी भी पेंटिंग्स हैं उसके अंदर मजमूई तौर पे? अच्छा, एज एन इंस्पिरेशन मैं मोस्टली डिफरेंट आर्टिस्ट से मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ। मैं किसी एक स्पेसिफिक आर्टिस्ट को फॉलो नहीं कर रही हूँ, और इंस्पिरेशन में लेती भी ऐसे हूँ कि आर्ट स्टाइल मैं अपना अलग ही रखती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि उनसे कुछ कॉपी कर लेती हूँ, मैं उनके जज्बात को जिस तरह से वो पोर्ट्रे करते हैं कैनवस पे, मैं उससे इंस्पिरेशन लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगता है कि फ्रीडा कहलो एक आर्टिस्ट हैं, और वो जिस तरह से उनकी पूरी जर्नी गुजरी है पेन में, उन्होंने वो पेन जो है वो ट्रांसफॉर्म किया कैनवस पे, और उनके जो भी अपने इनर थॉट्स थे वो उन्होंने ट्रांसफॉर्म किए कैनवस से। उनसे मैं इंस्पायर इसलिए होती हूँ क्योंकि वो सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाती थी, और मुझे भी शौक़ है कि मैं सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाऊँ, और मैं अपनी जो भी मेरी इनर स्टेट्स हैं, मैं इमोशंस हैं, उनको मैं अपने आर्ट के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस कर सकूँ। दूसरा ये कि मेरी पेंटिंग्स में जो मेन मैसेज होता है वो ये है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने वर्ड्स के थ्रू डिस्क्राइब नहीं कर सकते इस दुनिया में। हम हर चीज़, हम सोसाइटल प्रेशर होता है हमारे ऊपर, और बहुत सारी बाउंड्रीज़ होती हैं जो कि हम क्रॉस नहीं कर सकते।
लेकिन थ्रू आर्ट हमारे पास कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई फार्मूलाज नहीं है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपके पास मटेरियल है, पेंट है, ब्रश है और आप उसके थ्रू जो है वो कैनवस पे जो मर्जी आप वो कर सकते हैं। तो मैं अपनी इमोशनल स्टेट को बाज़-औक़ात मोस्टली मैं उसको जो है वो ज़ाहिर करती हूँ और मेन मेरा जो फोकस है वो सोसाइटल प्रेशर है और जो कह सकते हैं कि जो बाउंड्रीज हमारी मास्टर ने बनाई अच्छा राबेल, आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के लिए इस आर्ट को इस्तेमाल करती हैं और एक अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू आप अपना मैसेज भी पहुंचा सकती हैं। तो जो हमारे माशरती मसाइल हैं उनको आप किस तरह से अपने आर्ट के थ्रू उजागर करती हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बात होनी चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर, लेकिन खुलकर कोई बात नहीं कर पाता। लेकिन आर्टिस्ट के पास एक और भी ज़बान होती है जो कि रंगों की और उसकी पेंसिल उसकी महारत की ज़बान होती है जिससे वो बड़े अच्छे से लोगों तक वो मैसेज पहुंचा सकता है। तो आपने कभी माशरती मसाइल के ऊपर भी अपना आर्ट बनाया है और मैसेज देने की कोशिश की है लोगों को? जी, जब से मेरी ग्रेजुएशन हुई है, इट्स बीन 2 इयर्स, तब से मैंने अपना आर्ट स्टाइल पहले ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मिशन होता है कि आपको अपना आर्ट स्टाइल ढूंढना है। आप कॉपी तो कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आर्ट स्टाइल आपको अलग से जो इंडिविजुअल वॉइस होती है उसको आपको उभारने के लिए बहुत से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहले मैंने उसको फॉलो किया एंड देन अभी अगर आप देखें मेरी जो रीसेंट पेंटिंग है द वेट ऑफ द वार्डरोब, उसको मैंने मेन इसी थीम पे बनाया है जो सोसाइटल प्रेशर्स हैं। अगर उसमें देखा जाए तो मैंने हैवी ड्रेपरी यूज़ की है विद चारकोल। ब्लैक एंड वाइट मैंने इसको इसलिए बनाया है क्योंकि दिखने में तो वो बहुत हैवी ड्रेपरी है एंड दैट इज़ सिल्क एंड पर्ल्स, जो लोगों को दिखने में बहुत हसीन लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, लेकिन फॉर दैट इंडिविजुअल जो मैंने इसको पोर्ट्रे किया कि उसका फेस भी कवर्ड है एंड एवरीथिंग एल्स, उसके लिए वो एक घुटन है। तो सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, जो कि प्रिविलेज लगता है दूसरों को, बाकियों के लिए, लेकिन हमारे अपने लिए वो घुटन होती हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में बर्दाश्त भी करते हैं और दिखावे के लिए भी करते हैं कि लोगों को हसीन लगे, और हम अपने लिए जो है वो अपनी बाउंड्रीज़ को उस वक्त खो चुके होते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है। अच्छा। तो मैंने ये मैसेज मेनली दिया है और इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को करती हूँ कि मैं आगे भी इस तरह से इसको अपनी वॉइस को यूज़ करती रहूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, हर आर्टिस्ट की राबेल की ख्वाहिश होती है कि वो एक मास्टरपीस भी तख्लीक करे। आपने वो मास्टरपीस बना लिया, बनाना है? अगर बना लिया तो क्या बनाया, और अगर बनाना चाहेंगी, ख्वाहिश है, तो वो किसका पोर्ट्रेट होगा? मास्टरपीस एवरी टाइम जब भी मैं बना रही होती हूँ कोई नया आर्टवर्क, तो मुझे लगता है मैं मास्टरपीस बनाने लगी हूँ अपना। अच्छा। लेकिन जब मैं बना लेती हूँ फिर उसके बाद मुझे उसमें 100 खामियां नज़र आती हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई मास्टरपीस, आई कैन डू इवन बेटर, मुझे ये फील होता है। तो इसलिए मुझे हर दफ़ा ये लगता है, लेकिन मैं अभी तक बना नहीं पाई हूँ मास्टरपीस। मुझे जहाँ तक लगा था मेरी पेंटिंग हर हाइनेस, मैंने वो बड़ी स्केल पे बनाई थी और वो मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाई थी एंड दैट वाज इंस्पायर्ड बाय यूरोपियन आर्ट। बट आफ्टर दैट जब मैं उसको देखती रहती हूँ तो मुझे उसमें खामियां नज़र आती हैं और मुझे लगता है मैं इससे भी बेहतर कर सकती हूँ। तो अभी मुझे लगता है कि मेरे करियर का, क्योंकि मैं मिड करियर में हूँ और अभी बहुत बेस्ट विशेस, ताकि आप अपना वो मास्टरपीस में बहुत सारा आर्ट जो है वो दुनिया के लिए बना पाएँ, दुनिया को मैसेज दे पाएँ अपने आर्ट के थ्रू, और जो हमारे इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी के अंदर उनको भी हाईलाइट कर पाएँ अपने इस फ़न के थ्रू, और बहुत सारे और बच्चे भी अपनी तरह के ट्रेन कर पाएँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राबेल अली ज़ैदी आर्टिस्ट मौजूद थी, बहुत ही खूबसूरत आर्ट बनाती हैं ये। और एक आर्टिस्ट जो होता है वो अपने जज्बात का इजहार तो करता ही करता है जुनैद, वो अपने इस आर्ट के थ्रू सोसाइटी के उन तमाम पहलुओं को उजागर कर सकता है कि हम ठीक करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, और एक ज़बरदस्त काम है ये। और जो हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, यकीनी तौर पे उन्हें भी ना सिर्फ आर्ट में शगफ हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, बल्कि इन मसाइल को उजागर करने और उसके हल की तरफ भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और इश्यूज़ भी हैं जिस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और अभी का जो हमारा टॉपिक है, हम सबका वो मसला है, घर घर का मसला है कि माली बहरान ज़िंदगी का एक ऐसा मरहला है जो इंसान की हिम्मत, सब्र और रिश्तों की मजबूती का इम्तिहान लेता है। और ऐसे हालात में मियाँ बीवी के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को कसूरवार ठहराने की बजाय एक टीम की तरह मसाइल का सामना करें। और जब घर के अखराजात बढ़ जाएँ तो फिर आमदनी कम हो, फिर दोनों मियाँ बीवी को मिलकर उस चीज़ को सुलझाना चाहिए। उन मसाइल का शिकार होने की बजाय उन मसाइल का
हल निकालना चाहिए और ये ही समझदारी है। अगर आप इन हालात से तंग आकर अपनी जान ले लेते हैं, अपने बच्चों समेत, हमने बहुत सारे वाक़यात देखे जिसमें ख़वातीन जो अपने बच्चों को लेकर नहर में छलांग लगा देती हैं, बच्चे अपने बाप अपने ही बच्चों को और बीवी को मार के खुद भी सुसाइड कर लेता है। तो इस तरह के वाक़यात जब हालात तंग हों तो फिर पेश आते हैं। बिल्कुल, और एक इकाई की तरह अगर आप मिलकर उस बहरान का, उस मसले का हल तलाश करने की कोशिश करें तो वो बहुत बेहतर होगा हिम्मत हारने से, कोलैप्स कर जाने से, अपनी या खुदा न खास्ता अपने बच्चों की जान लेने से, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि वो किसी पर आजमाइश उसकी सकत से ज़्यादा नहीं डालता। तो हमें अल्लाह पर भी भरोसा रखना चाहिए। क्या कुछ कर सकते हैं हम इस बहरानी कैफियत के अंदर? ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर तो हमने जब से होश संभाला है तब से हम इन हालात का सामना कर रहे हैं और उसमें मज़ीद आने वाले दिनों में मज़ीद अबतरी ही देखी जा रही है। तो डॉक्टर समिया अख्तर साहबा लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे। बहुत ज़्यादा हैं, हालात कठिन हैं, लेकिन हौसला और हिम्मत नहीं हारनी, हमारा दीन भी हमें यही बताता है। तो एक मियाँ बीवी अगर मिल के उन मसाइल का सामना करें, ना कि वो कोलैप्स कर जाएं, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा अपने आप पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपने बच्चों पर उतारें, तो बेहतर ना होगा? जी जी बिल्कुल। मियाँ और बीवी, मैं समझती हूँ कि सिर्फ मियाँ और बीवी ही नहीं बल्कि बच्चों को भी इस टीम में शामिल करना चाहिए और उनको उनकी उम्र के हिसाब से उस सूरत हाल से आगाह करने की ज़रूरत होती है ताकि वो भी उस टीम का हिस्सा हो। और मिलकर उस चीज़ को जब हम सामना करते हैं और हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि इस वक्त जो हमें गम, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं है बल्कि उन हालात की वजह से जिसमें से हम सब इकट्ठे गुजर रहे हैं, और हम इसमें एक दूसरे को थाम के और एक दूसरे का सहारा बन के अगर गुजरें और एक दूसरे से अच्छी और मस्बत बात कर गुजरें तो गुजरना आसान हो जाएगा। अगर आप चींटियों को देखें तो आप देखें कि वो बड़े बड़े फ्लड्स के अंदर खुद को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं और एक नेटवर्क बना लेती हैं। तो इसी तरह ऐसे किसी भी बहरान के अंदर वो तमाम अफराद जो इकट्ठा उसमें से गुजर रहे हैं वो एक दूसरे को थाम लें, एक दूसरे का सहारा बन जाए और एक दूसरे को मस्बत बात कहना शुरू कर दें, तो हम इस बहरान से आसानी से वो निकल सकते हैं। इसी तरह कोई भी बहरान हो, कैसा भी बहरान हो, ऐसा नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी बाकी नहीं बचा होता। बहुत कुछ ऐसा होता है जो मौजूद होता है और हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो उस वक्त एक दूसरे के साथ बैठकर कम से कम ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस किया जाए कि अच्छा चलो उन चीज़ों के ऊपर हम शुक्र करते हैं जो इस वक्त भी हमें मैसर है। मसलन हो सकता है कि शदीद गुर्बत हो, लेकिन हो सकता है कि सेहत की दौलत हो सकता है कि गुर्बत और बीमारी हो, लेकिन हो सकता है कि ख़ानदान और कम्युनिटी की दौलत हो। तो बेसिकली एक पॉजिटिव अप्रोच चाहिए होती है, क्योंकि गुर्बत इंसान को नहीं मारती। गुर्बत के अंदर जो मायूसी और नाउम्मीदी की एक कैफियत पैदा हो जाती है वो इंसान को फिर इंतहाई इक़दाम की तरफ ले जाती है। दुरुस्त। अच्छा डॉक्टर समिया साहबा ये भी बताइएगा, जिस तरह से हम एक दूसरे के लिए, आप भी कह रही हैं कि बच्चों को भी उसका हिस्सा, उस टीम का हिस्सा बनाया जाए, जज्बाती सपोर्ट एक दूसरे को देना कितना ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ बैठ के बात करना उन मसाइल के बारे में कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर शौहर बाहर किसी किस्म की माली मुश्किलात का शिकार है, जॉब क्राइसिस से गुजर रहा है, तो वो घर आकर अपनी बीवी को अगर बताएगा ही नहीं, बच्चों को बताएगा ही नहीं, तो वो उस चीज़ का अदराक उन्हें कैसे होगा कि वो किस मुश्किल से और किस प्रेशर से गुजर रहा है। और दूसरा, अगर बच्चे और बीवी भी उसकी दिलजोई नहीं करेंगे या उसको इसकी हिम्मत और ढारस नहीं बंधाएंगे तो किस तरह से वो अकेला इन तमाम मुश्किलात से निमट पाएगा। तो ये जो जज्बाती एक सहारा होता है, जज्बाती एक अटैचमेंट होती है आपस में, वो कितनी ज़रूरी है और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होना कितना ज़रूरी है इन मामलात के अंदर। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर एक मशरिक में तो ख़ास तौर से ये एक बात समझी जाती है कि मर्द वो होता है जो अपने जज्बात पे काबू रखता है, जो रो नहीं सकता, जो कमज़ोर नहीं पड़ सकता। तो जब हम एक मर्द के ऊपर इस तरह के जज्बाती दबाव भी डाल देते हैं, तो जब उसके ऊपर हालात के दबाव आते हैं तो वो उसके अंदर ख़ुद को बहुत तन्हा महसूस करता है। तो मैं ये समझती हूँ कि मर्दों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए है कि वो इंसान है और दे आर अलाउड टू बी ह्यूमन बीइंग, राइट। वो कमज़ोर पड़ सकते हैं, वो रो सकते हैं, वो दुख, गम और परेशानी का इजहार कर सकते हैं, और ख़ास तौर से अपनी बीवी के साथ। और जब एक औरत के सामने एक मर्द उसके पास एक ऐसी हालत में आता है जहाँ वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सपोर्ट नहीं कर सकता, तो देखें ना हमारे सामने कितनी बड़ी मिसाल है हज़रत खदीजा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब देखें पूरी उनकी जो भी अज़दवाजी ज़िंदगी थी,
हज़रत खदीजा वॉज अ बिजनेस वुमन, मिलियनेयर थी वो अपने ज़माने की, लेकिन उन्होंने कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह की कोई माशी ताने नहीं दिए, बल्कि हमेशा उनकी सपोर्ट की। इसी तरह अगर हम देखें बाकी उम्महात की ज़िंदगी में, तो हज़रत आयशा कहती हैं कि हमारे घर में 40-40 दिन चिराग नहीं जलता था, जो तेल चिराग जलाने के लिए आता था हम उसको पी लेते थे। तो ऐसा नहीं है कि माशी तंगी की वजह से इंसान कोई इंतहाई इकदाम उठाता है। हाँ, जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, वहाँ पर मसाइल शुरू हो जाते हैं। ऐसे के अंदर औरतों को भी अपना दिल बड़ा करने की ज़रूरत होती है, उस आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि आप प्रैक्टिकली उसके लिए कुछ कर सकते हो, नहीं तो आप अच्छी बात तो कर ही सकते हैं ना, हौसला तो दे ही सकते हैं, उम्मीद तो दे ही सकते हैं। क्योंकि शदीद माली बहरान के अंदर, परेशानियों के अंदर, तंगदस्ती के अंदर जो चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है और तोड़ देती है, वो अनडायग्नोज्ड डिप्रेशन होता है। और जो डिप्रेशन है वो दो चीज़ों से आता है, अपने आप को वहाँ से बिल्ड करता है। एक होता है होपलेसनेस और एक होता है हेल्पलेसनेस। अगर उस लम्हे के अंदर इन दो चीज़ों को एड्रेस कर लिया जाए तो फिर ये मामला, ये जो एक ज़िंदगी का मुश्किल मरहला होता है, ये भी गुजारा जा सकता है। और डॉक्टर साहब, जिस तरह आप ये कह रही हैं, यही वो दो लम्हात होते हैं मायूसी, नाउमीदी के और दुख के, जिसमें सबसे ज़्यादा शैतान इंसान के ऊपर हावी होता है। तो उसको हावी नहीं होने देना, क्योंकि वही नाउमीदी लेकर आता है और नाउमीदी कुफ्र है। लेकिन एक और आजमाइश इंसान के लिए उसकी औलाद है। उसे इंसान बहुत प्यार भी करता है, और ख़ास तौर पे जो ख़ास मौके होते हैं, कोई शादी ब्याह का मौका है, ईद शबरात है, तो उसके ऊपर बच्चे ख्वाहिश करते हैं। वो ख्वाहिशात जब आप पूरी करने की सख्त नहीं रखते तो फिर मज़ीद परेशानी में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर इस तरह की खुदा न खास्ता किसी इंतहाई कदम की तरफ जाते हैं। तो बच्चों की परवरिश किस तरह से की जाए? आपने बताया कि उन्हें भी इस टीम का हिस्सा बना लिया जाए, लेकिन बच्चे अगर छोटे हैं और वो समझने की अभी सलाहियत उसमें इस तरह से नहीं है, तो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाए, टैकल किया जाए? जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको माल दौलत, रुपया, पैसा, महंगी चीज़ें नहीं चाहिए होती। उनको माँ बाप की तवज्जो, मोहब्बत और शफकत चाहिए होती है। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेमोरीज बच्चे की होती हैं, वो बहुत महंगी हॉलीडेज़ की नहीं होती, वो उन लम्हात की होती हैं कि जिसमें उसने अपने माँ बाप को अपने बहुत करीब पाया होता है। उसने ये देखा होता है कि माँ बाप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको अकोमोडेट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो छोटे से छोटे बच्चे में भी इस बात की सलाहियत होती है कि वो आपकी बात को समझ सकता है, उसके एज अप्रोप्रिएट लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हुए। मसलन बहुत छोटे बच्चा अगर आपसे किसी चीज़ की फरमाइश कर रहा है या ज़िद कर रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं कि अभी हम ये नहीं कर सकते, ठीक है, अभी इस वक्त ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ इंशाअल्लाह जिस वक्त भी हुआ हम ज़रूर कर लेंगे। या ये कि अभी मामा और बाबा ये चीज़ नहीं कर सकते, आओ मिलकर बैठकर सोचते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम आने वाले दिनों में आपकी ख्वाहिश को पूरा कर सकें। ठीक है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि बच्चे एक जिसको हम कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं। इसी तरह जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, उनको आप समझाएं कि इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं, इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं। हम बच्चों को क्या कहते हैं, हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं, हम इस काबिल ही नहीं है। तो हम बच्चों को एब्सोल्यूट जुमले कहना शुरू कर देते हैं। बच्चा उनको एब्सोल्यूट सच्चाई समझकर रजिस्टर करना शुरू कर देता है और कुछ इरेशनल बिलीफ्स बना लेता है। उसके बजाय बच्चों को ये कहा जाए कि इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं, इस वक्त चीज़ें डिफिकल्ट हैं, इस वक्त हम इसमें से नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ये चीज़ पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जब होगा हम जरूर करेंगे। उस वक्त बच्चे को ये रिएश्योर करवाया जाए कि इट इज़ नॉट कि आप बच्चे से मोहब्बत नहीं कर रहे, बल्कि आपके हालात इजाज़त नहीं दे रहे, और जब भी हालात इजाज़त देंगे तो आप अपने बच्चे से उसी तरह दोबारा मोहब्बत का इजहार करेंगे जिससे आप पहले किया करते थे। बिल्कुल, और चीज़ें लेकर देना या उनकी माली ख्वाहिशात पूरा करना सिर्फ ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि मोहब्बत आपका वक्त, आपका खुलूस है जो आप उनको दे सकते हैं। और अगर हालात मुश्किल भी हैं तो उनसे आपको मिलकर निमटना है, ना कि किसी एक के कंधे पर वो बोझ डाला जा सकता है। और अगर मियाँ बीवी बच्चे सब मिलकर उससे निकलेंगे और एक एतमाद और एक यकीन की फ़ज़ा कायम होगी, मोहब्बत की फ़ज़ा कायम होगी, तो फिर यकीनन फैमिलीज़ जो हैं वो बड़ी बड़ी मुश्किलात से निकल आती हैं बाहर। अल्लाह ताला बेशक जो है वो अगर
अगर इस तरह की मुश्किलात देता भी है तो वो हौसला और हिम्मत भी देता है और उनसे निकलने की ताकत भी देता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समिया आतिर साहिबा, लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद थी। हम उम्मीद करते हैं कि वाक़यात हमारी ज़िंदगियों में रूनुमा हो रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द रूनुमा हो रहे हैं, उनमें कोई कमी वाक़ होगी हमारे इस सेगमेंट को देखने के बाद और इससे कुछ सीख पाएंगे। यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक। जी हाँ, कहीं में जाएगा, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और प्रोग्राम के आखिर में बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के माहौल की। माहौलियात का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद है अवाम में माहौल के तहफ़्फ़ुज़, आलूदगी के ख़ात्मे और कुदरती वसाइल के दानिशमंदाना इस्तेमाल के हवाले से शऊर और आगाही पैदा की जा सके, ताकि हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करें। सिर्फ हुकूमतों के करने का काम नहीं है। जी हाँ, और जहाँ पर मौसमियाती तब्दीली, फ़ज़ाई आलूदगी, जंगलात की कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता हुआ इस्तेमाल और पानी की किल्लत जैसे संगीन मसाइल मौजूद हों तो वहाँ पर सिर्फ माहौल बल्कि इंसानी ज़िंदगी के लिए भी एक बड़ा ख़तरा बन जाता है। तो वहाँ पर माहिरीन ये कहते हैं कि इसे प्लास्टिक को तल्फ़ करने और ज़मीन को दोबारा से रिचार्ज करने, समुद्री हयात को बचाने का जो बीड़ा है वो हम इंसानों को उठाना पड़ेगा दोबारा से, ताकि इनका रिवाइवल मुमकिन हो पाए। और हम देख रहे हैं कि बाज़ केमिकल्स ऐसे हैं ओज़ोन की तहों को मुतासिर करते हुए ज़मीन को सूरज के मुज़र शुआओं के साथ जो उनको भी मुतासिर करते हैं। तो हमारा जो पूरे का पूरा एक पैटर्न है वो भी तब्दील हो जाता है मौसम का। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मरियम शबीर साहिबा, माहिर माहौलियात हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे मरियम साहिबा आपको। और मरियम साहिबा, हम वैसे तो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है आजकल माहौलियाती तब्दीलियों के ऊपर और बड़ी पॉलिसीज़ भी बनाई जाती हैं डिफरेंट ममालिक में, लेकिन शायद पाकिस्तान का फोकस उतना ज़्यादा इसके ऊपर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इसके असरात झेलता है हर साल, और इस बार भी कहा जा रहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों के सबसे ज़्यादा असरात जो हैं पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। एक तो खुश्क साली, गर्म साल साबित होगा, और फिर जब बारिशें शुरू होंगी तो क्लाउड बर्स्ट और डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो क्या समझती हैं कि हमें इंडिविजुअली भी, हुकूमत को भी क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या पॉलिसीज़ मुरतब करने की ज़रूरत है ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कि जो एल नीनो की कंडीशंस डेवलप हो रही हैं उसमें खुश्क साली के साथ साथ पाकिस्तान में जो बारिशें हैं वो मामूल से कम होंगी। ड्राउट लाइक कंडीशंस आपको ज़्यादा थ्रू आउट पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी, हीट वेव्स आपको इंटेंस देखने को मिलेंगी, और इसका इम्पैक्ट लोगों की ऑफ कोर्स सेहत के ऊपर है, आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर होगा, ऑलरेडी हो भी रहा है, और आपकी इकॉनमी अल्टीमेटली जो है वो फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जो है वो हम जा रहे होंगे। अब इसमें गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर मैं आज की थीम के साथ रिलेट करूं जो कि नाउ फॉर क्लाइमेट इंस्पायर्ड बाय नेचर, यानी कि नेचर से इंस्पिरेशन हम लेके क्या कुछ कर सकते हैं, नेचर को यूटिलाइज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो सस्ता तरीन तरीका है कि जो लोकल दरख्त हैं हमारे वो लगाने चाहिए। और इसमें जो हुकूमत को करने की ज़रूरत है वो ये है कि प्लांटेशन ड्राइव जो चल रही है इस वक्त, उसमें हम ये देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के साथ पर्टिकुलरली इन्वॉल्व हैं वो क्या करते हैं कि वो इररेलेवेंट स्पीशीज़ जो है वो डिफरेंट इलाकों में लगाते हैं। मिसाल के तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद की कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ जो बड़ी एलीट किस्म की हैं, वहाँ मैं इस दफ़ा जाना हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ पे पाम ट्रीज़ लगे हुए हैं जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के क्लाइमेट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे धरेक, शीशम, पीपल, इस तरह की जो स्पीशीज़ हैं वो आप लगाते हैं। फिर कराची की तरफ जाएँ, सिंध की तरफ जाएँ तो आप मैंग्रोव और ड्राउट रेजिस्टेंट स्पीशीज़ जो कि कम पानी यूटिलाइज़ करते हुए जो है वो रहती हैं, उस तरह की आप लगाते हैं। इसी तरह हर इलाके के हिसाब से, बलूचिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज़, केपी, हर इलाके के हिसाब से जो लोकल स्पीशीज़ हैं वो लगाने चाहिए। उससे होता ये है कि आपकी जो टेम्परेचर की रेगुलेशन है, जो थर्मो रेगुलेशन जिसको बोलते हैं, राइट वेजिटेशन होगी तो वो उसको सपोर्ट करेगा, आपकी इकोसिस्टम को इन जनरल सपोर्ट करेगा, आपके जो हनी बी है वो ज़्यादा सर्वाइव करेगी, आपको जुगनू देखने को मिलेगी। तो इनके पूरा निज़ाम आपका एक लोकल स्पीशी के साथ चलता है। तो लोकल दरख्त लगाना बड़ा ज़रूरी है गवर्नमेंट्स को। और साथ ही साथ जो रिन्यूएबल जैसे हमारे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान के पास, चूँकि सूरज वाफर मकदार में सारा साल आपके पास होता है, तो अब लोग चूँकि ज़्यादातर सोलर पैनल्स की तरफ मूव किए हैं तो एकदम से गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी सूरत हाल में लोग काइंड ऑफ इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए। बिल्कुल, और डिस्करेज से याद आया कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया गया, ग्रीन एनर्जी का जिक्र हो रहा था कि कोयले और फ्यूल से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी को तरजीह दी जाए, सोलर सार्फिन को तरजीह दिया, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उन्हें भी पूरी तरह से इसलिए डिस्करेज किया जा रहा है क्योंकि उसमें हुकूमत को अपना फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा। फिर दरख्त लगाने की मुहिम एक वक्त में स्टार्ट हुई, अब उसके ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं है। बजट अब आने वाला है, बजट के अंदर कुछ भी नहीं रखा गया क्लाइमेट चेंज, लेकिन उसके असरात हम शिद्दत के साथ महसूस कर रहे हैं। बैड प्लानिंग जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो तो है, लेकिन जो प्रायोरिटीज़ हैं हुकूमत की वो भी हमें दिखाई नहीं देती, बल्कि जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आवाम अपनी तौर पर कर रहे हैं उन्हें भी डिस्करेज किया जा रहा है।
जी देखिए, होता ये है कि पाकिस्तान में जब बजट एलोकेशन होती है तो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम हिस्सा जो है वो क्लाइमेट अडेप्टेशन और मिटिगेशन में जाता है, और बहुत बड़ा चंक आपका अगर क्लाइमेट चेंज के मद में जाता भी है तो उसमें आपको ज़्यादातर डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में आपका जा रहा होता है। आपकी जो उससे पहले की जो प्रोएक्टिव मेजर्स होती हैं उस पर ज़्यादा आपकी फोकस नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा जो बजट आने जा रहा है उसमें आप देखें तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो अच्छी खासी जो है वो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो है वो इन्वेस्टमेंट्स और डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेने के लिए जो है वो एक बजट अपना अच्छा खासा रखा हुआ है। आप जो बाकी गवर्नमेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा स्टेप अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि एनवायरनमेंट एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। लेकिन मरियम साहिबा, ये सिर्फ पंजाब का मसला तो नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। और वफाक के अंदर हम देख रहे हैं कि बजट बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। बजट के अंदर स्पेशली माहौलियात को नज़रअंदाज किया गया है। तो नहीं समझते कि पूरे पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि सिर्फ पंजाब को ज़रूरत है, पंजाब के अंदर ही ये बजट होना चाहिए था? और पंजाब में के अंदर ही काम हम देख रहे थे शाल के कल हम खबर चला रहे थे कि इस तवज्जो के बावजूद लॉ सरे फहरिस्त है आलूदगी में। जी एब्सोल्युटली। आप देखें कि जो लाहौर की जो पंजाब की पर्टिकुलरली बात मैं कर रही थी उसमें इस दफ़ा की लीडरशिप ऐसी है जो रेलिवेंट आपकी उनकी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब है। जैसे मरियम औरंगज़ेब साहिबा का बैकग्राउंड जो है वो इन्वायरमेंटल साइंसेज में है, जो EPA है वो वहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रही है। आप देखें कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो इन्वायरमेंट है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो ज़्यादातर जो इनिशिएटिव्स लेने हैं वो प्रोविंसेस को खुद लेने हैं, उनको खुद प्रपोज करनी है चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट को। खासतौर पर बजट एलोकेशन की जब आप बात कर रहे हैं तो प्रोविंसेस को खुद अपने बजट भी बना के देने हैं कि वो किधर किधर इंटरेस्टेड है लगाने में, क्या उनका प्लान है, क्या इनिशिएटिव ले रहे होंगे। तो उसमें अभी तक पंजाब जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें जो हम बात करते हैं कि क्लाइमेट टैगिंग की, क्लाइमेट चेंज टैगिंग की, तो उसमें इनिशिएटिव काफ़ी सारे ऐसे हैं जो पंजाब जो है उसमें करी होगी, लेकिन बाकी गवर्नमेंट्स आपकी नहीं करी हैं। पंजाब में भी जो है वो बाकी प्रोविंसेस से बेहतर है वो अंदर में। लेकिन ये एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं मरियम साहबा कि इस बेहतरी के बावजूद क्या वजह है? लाहौर में हम ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी भी देख रहे हैं, भट्टों के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई, स्मोक गन्स भी लाई गई, कोशिश की जाती है कंपैरेटिवली, लेकिन क्या वजह है कि लाहौर आलूदगी में फिर भी सरे फहरिस्त है? जी देखिए, जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उससे ओवरनाइट जो है वो चेंज नहीं आ सकता। और लाहौर की जो अप्रोच रही है, जो पंजाब गवर्नमेंट की अप्रोच रही है आपकी स्मॉग इशू को लेके, जो एयर क्वालिटी की बात आप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा इस साल भी मैंने यही देखा है और पिछले साल भी यही देखा है कि सॉफ्टवेयर टारगेट्स जो आपके फार्मर्स और जो ब्रिक किल्स हैं उन्हीं के ऊपर आपकी ज़्यादा होती है। ऑल्दो आपके जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर सारा साल आपके रहते हैं वो आपको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है और आपकी जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं, और जो कचरा जलाने के वाक़यात आपके होते हैं ये सारे हैं। तो जो उसमें जो है वो गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट की जो है वो बात आती है, ये एक आपका कानून मौजूद है, लेकिन हम देखते हैं कि पंजाब में भी आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नज़र आती है पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करवाते हुए। तो जब तक आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होंगे, आप इतनी ज़्यादा जो गाड़ियाँ पंजाब में आपकी चलती हैं उसके आप कैसे चेक करेंगे, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे करेंगे, कैसे मेक श्योर करेंगे कि आपकी जो फ्यूल क्वालिटी गाड़ियाँ और बसेस इस्तेमाल कर रही हैं वो सही है या नहीं है, माहौल के लिए ख़राब तो नहीं है। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें गवर्नेंस के चैलेंजेस भी आपको नज़र आते हैं। आप देखेंगे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर एक दिन EPA का डिपार्टमेंट बंद करके आता है तो अगले दिन वो ईवानों में जो बैठे होते हैं उनकी वो इंडस्ट्रीज़ होती है खुल जाती हैं। तो कुछ आपके जो है वो पावर डायनामिक्स भी इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ आप ये देखें कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो है ग्रीन कवर को पंजाब गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है। ये जो ग्रीन कवर है ये तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में ये कानून है, ये तो खासा कम होता जा रहा है मरीम साहिबा। पहले अगर हम देखें तो ये लाहौर शहर को स्पेशली बागों का शहर कहा जाता था, लेकिन अब तो ग्रीनरी मादूम होकर रह गई है, बल्कि बहुत ही कम हो गई है। आप समझे कि ना होने के बराबर है। पार्क्स हैं जो वहाँ पर भी दरख्त अब उस हद तक नहीं रह गए जहाँ पहले हुआ करते थे। और फिर जो हमारी ग्रीन लैंड थी जो कि हमारे गाँव देहात थे लाहौर की सराउंडिंग में भी, जो कि लाहौर के एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाते थे, वो सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। और बजाय इसके कि उसको रोका जाता, मज़ीद जो है हम देख रहे हैं कि वो फैलती चली जा रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस पर तो अभी तक कोई काम नहीं हो रहा, और ना ही इन सोसाइटी को रोका जा पा रहा है, और ना ही इस ग्रीन लैंड को कंक्रीट के जंगल में कन्वर्ट होने से रोका जा रहा है। जी एब्सोल्युटली। आप देखें कि ये जो तबाहियाँ काफ़ी ज़्यादा आपकी हुई हैं, जो नेचर आपकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है, इसमें आपका प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। आप देखें कि ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, कराची में भी ये सिचुएशन आपको नज़र आती है, आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी ये सिचुएशन नज़र आती है। आप कोई भी हिस्सा आप मुल्क का उठा के देख लें जिसमें आपकी मेजर जहाँ पर आपके बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर आप इसी किस्म की जो है वो, और इसका ताल्लुक आपकी एक तो अर्बन प्लानिंग से भी है। आप देखें कि अर्बन प्लानिंग जो ओरिजिनली शहरों की गई थी, जो मास्टर प्लान बनाया गया था, अब जो है वो इट्स नो मोर
रेलेवेंट, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। उसमें बरसाती नालों का मज़ीद वो देखने की ज़रूरत है। आपका जो शहर बिल्कुल जो चौक होते जा रहे हैं आपकी कंक्रीट की वजह से, उनको देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो है वो जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है वो तो खड़ा कर दिया, इसको डिमोलिश तो नहीं करेंगे, लेकिन उसमें ग्रीन कवर किस तरह से इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि रूफ टॉप्स के ऊपर आपकी ग्रीनरी हो, टेरेसेस में हो। रूल बनाएं, सब शहरों में, सब टाउन्स में रूल होना चाहिए कि कम से कम एक दरख्त, आपकी जितनी भी ज़मीन है उसके मुताबिक एक दरख्त आपके घर में मकामी ज़रूर होना चाहिए। हम ये देखते हैं कि किसी भी घर में हमें जो है वो ये कल्चर बिल्कुल ऑब्सोलीट होता हुआ नज़र आता है। पहले होता ये था हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के वक्त में कि जितना भी उनके पास जगह होती थी, छोटी सी क्यारी होती थी और एक दरख्त आंगन में लाजमी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी हुकूमत को भी ये पाबंदी लगानी होगी आवाम के ऊपर, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें सख्ती के साथ ही अमल दरामद उस पर होता हुआ देखते हैं और लोगों को भी खुद से ये सोचना होगा कि उनके लिए ये ज़रूरी है। अच्छा, अगर बजट की बात की जाए, विफाक में इस खराबी, इस असरात को देखते हुए कितने बजट की ज़रूरत है जो ख़ासतौर पे माहौलियात के लिए रखा जाए, और कोई 5 जो मेजर काम है, स्टेप्स हैं जो आपको फौरी तौर पे लगता है कि इस वक्त उठाए जाने की ज़रूरत है हुकूमती सतह पे, वो क्या होने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में तो मेरे पास एक फ़िगर तो एक इस तरह नहीं है कि कितना होना चाहिए, लेकिन जितना पाकिस्तान में बजट क्लाइमेट चेंज रिलेटेड होना चाहिए उतना नहीं है। मुझे लगता है कि जितनी हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हमारे होते हैं, ज़्यादातर हमारा फोकस उसी पे होता है, बजट उसी में जा रहा होता है। उसमें क्लाइमेट चेंज को इनकॉर्पोरेट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को अगर आप एक अलहदा सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे बजटिंग करते हुए, तो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानात इसी तरह देखने को मिलेंगे, क्लाइमेट डिज़ास्टर्स देखने को मिलेंगे। अब क्या इसमें करने की ज़रूरत है बजट मुख्तस करते हुए? आप देखें कि एडेप्टेशन और मिटिगेशन पे काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये 2 आपके मेजर फैक्टर्स होते हैं जिस पर काम करना होता है, और इसमें आपके डिफरेंट, फिर इसमें रेजिलियंस बिल्डिंग आपकी कम्युनिटी की आती है, आपके एडवांस में इस किस्म के आप स्टेप्स लेते हैं डिफरेंट तरह के, जिसकी वजह से आप जो डिज़ास्टर जब आने लगता है, चाहे वो फ्लडिंग है, चाहे वो हीट वेव्स हैं, उससे बचने के लिए जो है वो लोगों को पहले से इस तरह का, जैसे कि क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपकी वेजिटेशन कवर इस तरह का होता है लोकली जो लोगों को सेव कर सके। फिर आपकी कम्युनिटी हार्वेस्टिंग के थ्रू जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट काफ़ी तेज़ी से करवाना होता है। साथ ही साथ आप ये देखें कि जो और इस सब पर हम समझते हैं कि हुकूमत को भी गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जल्द से जल्द अगर इस पर इक़दाम ना किए गए तो फिर हम माहौलियाती तब्दीलियों से बुरी तरह से गुजर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया मरियम शबीर साहिबा, माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम का वक्त चुका है और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी मंडे को इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।